In our previous video, we have learned about Thomson atomic model and Rutherford atomic model, and now in this video I am taking Bohr atomic model. The scientist Neil Bohr give an atomic model. It is called Bohr's atomic model. According to this model, atom is made up of nucleus. You can see here atom is made up of nucleus. In last video I also concluded about the nucleus. What is nucleus? Nucleus is a center part of atom and it contains proton and neutron, and it contains proton and neutron. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, पॉजिटिव आयन, एंड न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज. देन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. अब हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व होता है, बट he could not explain about the electron, how many paths are there, and electron, where electron revolve around the nucleus. So to the description of electrons and its shell, Bohr's give its concept. So according to Bohr, electron revolve in its पर्टिकुलर ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता है, लेकिन वो कैसे करता है? इट्स पर्टिकुलर ऑर्बिट्स. यू कैन सी हियर, बीच में यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ पे न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट शेल, फिर उसके बाहर सेकंड शेल, देन थर्ड शेल एंड देन फोर्थ शेल. द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स. दे आर कॉल्ड shell or orbits. Particular paths where the electron revolve are called shell or orbit. जहाँ पे ऐसे पाथ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है वो कहलाते हैं उसके शेल और ऑर्बिट्स. जैसे कि लास्ट शेल में जो रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर ही रिवॉल्व करेगा, इसी कंप्लीट सर्कल में रिवॉल्व करेगा. थर्ड शेल वाला इलेक्ट्रॉन यही रिवॉल्व करेगा. इसी तरह से सेकंड शेल में वही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एंड फर्स्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन वहीं पे रिवॉल्व करेगा. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बोर्स. सो अकॉर्डिंग टू हिज कंसेप्ट ही गिव द नेम ऑफ दिस शेल. फर्स्ट शेल इज नियर द न्यूक्लियस. आप देख सकते हैं फर्स्ट शेल जो है नियर है न्यूक्लियस के, एंड इट हैव लोएस्ट एनर्जी. इसके एनर्जी भी क्या होती है? कम होती है. सो फर्स्ट शेल इज गिव द नेम के शेल. इसको कहा गया के शेल, like this, K shell. And the second shell is called L, third shell is called M, and fourth shell is called N shell. So first shell is K shell, second shell is L, third is M, and fourth is N shell. According to this concept, electron revolve in this particular path. And next, Bohr's concluded that when an electron absorb, यहाँ तो उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर पाथ में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, और इस तरह से उनका रिवॉल्यूशन होता है अपने अपने पाथ में. लेकिन कभी कभी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जंप भी करते हैं, हायर से लोअर में और लोअर से हायर में. हमने बताया कि अभी न्यूक्लियस के जो बिल्कुल पास वाला जो है फर्स्ट शेल है, इट कंटेन लोएस्ट एनर्जी. तो लोएस्ट, और जो सबसे लास्ट वाला शेल है उसकी हाईएस्ट एनर्जी होती है. तो लोएस्ट से हायर में भी वो जंप कर सकता है और हायर से लोअर में भी वो जंप कर सकता है. अब ऐसी किस कंडीशन में वो जंप करेगा? सो व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्सेस, किसी भी सोर्स से अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, यहाँ पे ये एब्जॉर्ब कर रहा है. ये इस एरो को इस तरह से एनर्जी को अंदर की तरफ मूव होते हुए बताया. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है. व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द एनर्जी, इट जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी. आप देख सकते हैं एरो बाहर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जंप करके जा रहा है, मीन्स लोअर से आउटर साइड में जा रहा है. एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन इमिट द एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन इमिट यानी कि बाहर निकालता है एनर्जी को, तो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी अगर निकलने लग रही है तो उसकी एनर्जी लॉस होने लगती है. तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो हायर से लोअर की तरफ जंप करेगा, यानी हायर एनर्जी शेल से वो लोअर एनर्जी शेल में जंप कर लेगा. दिस इज द
postulates of Bohr's atomic model. But there are some drawback also this model. They are: first drawback of Bohr's atomic model is Bohr's treated electrons as particles, but de Broglie, it is a scientist, show that electron also have wave nature, so Bohr was failed in this point. हम कह सकते हैं कि बोहर ने जो अपना मॉडल दिया था उसमें किस जगह पे वो फेल हुआ, किस तरह से फेल हुआ। डी ब्रोगली करके एक साइंटिस्ट था। अब इसने जितने भी अपने पोस्टुलेट्स दिए, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल के फॉर्म में बताई है। तो इलेक्ट्रॉन जब पार्टिकल के फॉर्म में होता है तब तक ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, जब डी ब्रोगली नाम का साइंटिस्ट था, उसने ड्यूअल नेचर बताया इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर मीन्स होता है कि दोनों तरह का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन, एज ए पार्टिकल एंड एज ए वेव। वो दोनों तरह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपना बिहेवियर शो करता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। तो वेव के हिसाब से इसका जो मूवमेंट था, जो इलेक्ट्रॉन का जो उसका कंसेप्ट था, वो वहां पे फेल हो गया। सिर्फ पार्टिकल के हिसाब से ही उसका जो कंसेप्ट था वो सही पाया गया, जबकि वेव के हिसाब से उसे वो सही नहीं मिल पाया। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट इज ही एक्सप्लेन ओनली फॉर न्यूक्लियस हैविंग one electron like hydrogen. He could not explain the spectra of multi-electronic atoms. सेकंड पॉइंट हमारा ये था कि जिन ऐसे एटम जिनमें की सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन कंटेन वन प्रोटॉन, सो इट ऑल्सो कंटेन वन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में वन, मैंने आपको जो पहले सीरीज लिखवाई थी उसमें हाइड्रोजन में हमने बताया था कि जितने प्रोटॉन होते उतने ही क्या होते, उसके इलेक्ट्रॉन्स होते। तो हाइड्रोजन कंटेन वन प्रोटॉन, उसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, इसीलिए 1 प्रोटॉन है उसमें, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 होगा। सो इट कंटेन 1 प्रोटॉन एंड इट आल्सो कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन जिसमें है उसमें तो ये कंसेप्ट क्या हुआ, वो अप्लाई हो गया। बट मल्टी न्यूक्लियर, जिस मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिसमें कि मल्टी इलेक्ट्रॉन्स हो, वेयर दिस मॉडल वॉज फेल्ड टोटली। इस तरह से मल्टी इलेक्ट्रॉन जिनमें थे ऐसे एटम, आपने बाद में भी जो एटम्स पढ़े आपने देखा कि एटॉमिक नंबर हमने 20 तक किए हुए, तो 20 तक है, इसका मतलब 20 तक भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इस तरह से जहाँ पे भी मल्टी इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज आई हमारे सामने, तो वहां पर ये मॉडल जो हुआ वो फेल हो गया। इस तरह से बोहर्स एटॉमिक मॉडल concept was discarded according to these points. According to Bohr, we have already learned that electrons are revolved in their particular paths. These paths are called orbit or shell. First orbit is called K, second is L, third is M, and fourth is N shell. So then Bohr and Bury scientists give their scheme according to the distribution of electron into different shell. बोहर ने तो बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते वो रिवॉल्व करते देयर पर्टिकुलर पाथ्स में, एंड दिस पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। बट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। उसने ये तो बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे, लेकिन बोहर ने ये कंसेप्ट नहीं दिया था कि कितने इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। सपोज फर्स्ट शेल में कितने टोटल रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेंगे, सेकंड शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, third shell in how many electrons revolve, and fourth shell how many electrons revolve around the fourth shell. तो इस तरह से उसने उनकी जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको बताने के लिए बोर-बरी एक कंसेप्ट लाया गया। दिस इज कॉल्ड बोर-बरी स्कीम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट शेल्स. दिस शेल ऑल्सो गिव द कंसेप्ट ऑफ 2n स्क्वायर रूल. अब ये कंसेप्ट क्या है? According to this rule, the electrons are arranged around the nucleus in different energy shell. उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो डिफरेंट एनर्जी शेल में ऑक्यूपाई हो जाए. द इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल ऑक्यूपाई विद द लोएस्ट एनर्जी. सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनका जो टोटल नंबर होता है
वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स. मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई इन लोएस्ट शेल. एंड देन second shell maximum electrons occupy 8 electrons, and the third shell contain maximum 18 electrons, and the fourth shell contain 32 electrons. तो अब ये कैसे पता चला कि फर्स्ट शेल में 2 रहेंगे, एल में 8 रहेंगे, 18 रहेंगे और 32 रहेंगे? तो उन्होंने एक रूल दिया 2n स्क्वायर रूल. अब 2n स्क्वायर रूल क्या होता है? व्हाट इज द 2n स्क्वायर रूल? अब n इज द नंबर ऑफ शेल. n का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल. सपोज फर्स्ट शेल के लिए हम इस तरह से लिखेंगे n इज इक्वल टू फॉर फर्स्ट शेल के शेल n इज इक्वल टू 1. n इज इक्वल टू सपोज 1 है फर्स्ट शेल, n इज इक्वल टू 1. तो n इज इक्वल टू 1 है, तो इस फार्मूले में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी n इज इक्वल टू 1 की. 2n स्क्वायर में 2 n की वैल्यू है 1 और स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिया स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया. फिर इसका हमने किया कैलकुलेशन, तो 2n स्क्वायर में 1 स्क्वायर आता है 1 और 2 इंटू 1 हमारा आंसर आया 2. इस तरह से आ गया हमारा 2. नेक्स्ट है एल शेल. एल शेल के लिए होता है n इज इक्वल टू 2. तो किस तरह से आया हमारा n इज इक्वल टू 2? 2 इंटू 2 स्क्वायर. 2 इंटू 2 स्क्वायर हमने इस तरह से किया. तो 2 इंटू 2 स्क्वायर करने से हमने देखा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 2 कितना आया हमारा? यहाँ पर 8 आया. इस तरह से यहाँ 8 आया. फिर 2n स्क्वायर में वैल्यू पुट की हमने, n की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे 3. तो 3 स्क्वायर 3 3 जा 9 इंटू 2 कितना आ गया हमारा? 18. नेक्स्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4. 4 स्क्वायर 4 4 जा 16 एंड 16 2 जा 32. इस तरह से हमारा ये आ गए इलेक्ट्रॉन्स 32. ये तो हमारा कैलकुलेशन हो गया कि फर्स्ट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते. सपोज हमने एग्जांपल लिया है लिथियम का. लिथियम में हमने आपको पूरा कंप्लीट उसकी टेबल लिखवाई है. लिथियम में हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर एंड इलेक्ट्रॉन्स. लिथियम जो होता है हमारा 3rd नंबर वाला एलिमेंट है. फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम एंड थर्ड इज लिथियम. लिथियम कंटेन 3 प्रोटॉन, यानी एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3. सो इट कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 प्रोटॉन्स, सो इट कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन्स. यानी प्रोटॉन अगर उसमें 3 है तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब उसका प्रोटॉन 3 है, और प्रोटॉन 3 है मतलब इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? उसका 3 ही हुआ. तो अब लिथियम में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का? सपोज लिथियम का हमें एटम बनाना है. ये मैं आपको स्ट्रक्चर मेरी नेक्स्ट वीडियो में बाद में बनाऊंगी, तब उस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स बनता है. तो पहले हम ये सीख लेते हैं कि जैसे लिथियम कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन्स. 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है इलेक्ट्रॉन का अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्बिट्स. तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरीके से कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आ जाए हमारे फर्स्ट शेल में. अब फर्स्ट उसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स. लिथियम कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम फर्स्ट शेल में ऑक्यूपाई नहीं करने दे सकते. हमारा रूल क्या कहता है कि हमको फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ओनली 2. तो फर्स्ट में हमने अगर 2 इलेक्ट्रॉन उसमें लिए लिथियम के, तो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जाएगा? वो हमारा जाएगा नेक्स्ट शेल में. यानी कि के में अगर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है लिथियम के, तो एल वाले शेल में लिथियम का बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. इसी तरह से नेक्स्ट हमारा आता है बोरान. एटॉमिक नंबर बेरिलियम. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है. तो 4 को भी हम डिवाइड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे आ जाएंगे फर्स्ट शेल में, और बचे हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे? हमारे नेक्स्ट वाले शेल में. ये मैं जब डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिखाऊंगी तब वो बताऊंगी इस तरह से. तो कहने का ये मतलब है कि मैक्सिमम फर्स्ट शेल में 2 ही रह सकते इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं, और 2 से कम तो रह सकते लेकिन 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते. नॉट रिमेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स. एंड सेकंड शेल एल शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स. मैक्सिमम का मतलब है 8 से ज्यादा, यानी 9 इलेक्ट्रॉन हुए तो 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आ सकते. 8 से कम यानी कि 7, 6 जो भी डिजिट हो वो इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं, लेकिन 8 से ऊपर अगर डिजिट जाती तो इलेक्ट्रॉन हमारे सेकंड एल शेल में नहीं रह सकते. नेक्स्ट आता हमारा एम. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं हमारे 18.
एन शेल में हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 ही रह सकते। इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को जो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो रूल दिया गया, that is called Bohr-Bury rule. It is also called 2n square rule because the electrons are arranged in various orbits according to this rule.